नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सासू माँ मैंने रसोई अपवित्र कर दिया। करण मॉर्निंग वॉक से पसीना पोंछता हुआ घर में घुसा और किचन से चूड़ियों की खनक के साथ साथ बर्तनों की ठन ठन सुनाई दी। करण हैरानी से बोला, अरे माँ, ये क्या हो रहा है? किचन के मसालों के डिब्बे क्यों फेंक रही हो? सब बर्तन जमीन पर फेंका हुआ है। इतना गुस्सा किस बात पर हो? मुझसे मत पूछ बेटा, जा अपनी महारानी रूपाली से पूछ। उसने तो रसोई को ऐसे तबाही में बदल दिया है कि अब तेरी दादी माँ जी कह रही हैं, जब तक मैं खुद किचन पूरा साफ नहीं कर देती अपने हाथों से, तब तक वो एक दाना का निवाला तक नहीं खाएंगी। करण हक्का बक्का रह गया। क्या? ऐसा क्या कर दिया रूपाली ने? नीलम जी बोली, क्या किया? बिना नहाए किचन में घुस गई, ऊपर से फ्रिज खोलकर बासी सब्जी गरम कर दी अम्मा जी के लिए। अब दादी राई की जगह बवाल के दाने उछाल रही हैं, कह रही हैं ये अशुद्ध रसोई हो गई। अब वह खाना तभी खाएंगी जब किचन साफ होगा और नहा धोकर खाना बनेगा। करण बेटा, जा पूछ लो अपनी पत्नी से। रसोई में बगावत कर दी है। बिना नहाए बिना भोग लगाए सीधी गैस पर खाना पका दिया। नीलम जी तमतमाते हुए बोली, जैसे रूपाली ने खिचड़ी नहीं बम पका दिया हो। मम्मी, वो बीमार है, डॉक्टर ने कहा है सुबह सुबह कुछ खा लेना जरूरी है। ज़्यादा देर तक खाली पेट रहेगी तो गैस की शिकायत बढ़ जाएगी। तुम्हें तो पता है पीलिया की शिकायत है उसे, बस इसीलिए उसने जल्दी से बना दिया। करण समझाने लगा, बीमार है तो क्या, हम भी बीमार होते थे, लेकिन नियम धर्म को कभी तिलांजलि नहीं देते थे। पापा भी समर्थन में बोले, करण बेटा, पूछ अपने पापा से। हम वो जमाना देखे हैं जब जाड़े की कड़क ठंड में हाथ पैर कांपते थे, लेकिन बिना गर्म पानी के ही नहाकर सुबह सुबह चूल्हा फूकने खड़े हो जाते थे। अगर अम्मा जी का हुक्म जरा भी टल जाए ना तो पूरा गांव सुन लेता था। फला की बहू ने मर्यादा तोड़ दी, नाम तो दूर नाक भी नहीं बजती थी बहू की। ठीक है माँ, मैं दादी को समझाता हूँ। जा समझा ले अपनी दादी को, क्यों नहीं खा रही हैं वो एक दाना तक। अब तू खुद सोच, तेरी बीबी बिना नहाए सीधा किचन में घुस गई, न दादी से खाने को पूछा, न राम जी को भोग लगाया, सीधे अपनी थाली सजा ली अपने लिए, जैसे ये घर नहीं होटल हो। इस घर की मर्यादा तो कुचल दी उसने। किचन को अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया। अब दादी का मुंह फुला है तो क्या गलत है? और हाँ, मैं भी नहीं खाऊंगी इस अशुद्ध किचन का खाना जिसमें बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान न हो। तेरे पापा भी भोले हैं, हमसे तो ये सब बर्दाश्त नहीं। तभी कमरे से रूपाली निकल कर आई, बोली, माँ जी, अम्मा जी के लिए मुझे भी बुरा लग रहा है, पर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे सुबह से चक्कर आ रहे थे, सर में दर्द और उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। सोचा जल्दी से कुछ हल्का बना लूं ताकि दवा खा सकूं। अब अगर मैंने बिना नहाए हल्की सी खिचड़ी बना ली तो क्या पूरे घर का धर्म भ्रष्ट हो गया? मैं बहू हूँ लेकिन मशीन नहीं। न मेरी तबीयत देखी जाती है, न हाल पूछा जाता है। सीधा इल्जाम लगा दिया जाता है, किचन अशुद्ध है, बहू अपवित्र है। नीलम जी चिढ़कर हाथ नचाते हुए बोली, ओहो, अब बीमार बहू किचन का नियम तोड़ेगी। हम भी औरत हैं, हमारा भी तबीयत खराब होता था, पर नियम तो नियम है। बहू, माँ जी, मैंने किसी की थाली छीनकर नहीं खाया, बस अपने शरीर की सुन ली, जो कल से भयंकर सिर दर्द से बेहाल हो रहा था। तभी अम्मा जी अंदर से आवाज़ लगाती हैं, अब नई पीढ़ी को क्या परंपरा समझाएगी? हमारे ज़माने में तो सासें कहती थी, मर जाओ पर बिना नहाए रसोई मत छूना, और हम मानते भी थे। रूपाली ने कहा, अम्मा जी, अब ज़माना बदल गया है। आज डॉक्टर कहते हैं पहले सेहत फिर सेवा, वरना न रसोई बचेगी न बहू। नीलम जी गुस्से में चीखते हुए बोली, देख बेटा, आज तो तेरी बीवी ने हद कर दी। अम्मा जी के सामने
जबान चला रही है, जिनके पांव दबाकर हमने घर की इज्जत बचाई है, उनके सामने ये बहू ताव दिखा रही है। अरे 4 दिन के लिए तो अम्मा जी गांव से हमारे पास रहने के लिए आती हैं, थोड़ी इज्जत दे देंगे तो क्या चला जाएगा। घर में मेहमान आए हैं, पहले पेट पूजा करके बैठ गई, न किसी को पूछा। रूपाली गुस्से को पीते हुए बोली, मम्मी जी माफ़ कीजिएगा, मेरी 9 साल की बेटी सुबह 5 बजे उठती है, स्कूल जाती है, मैं बीमार हूँ, कमजोरी से चक्कर आते हैं तो उसके और अपने लिए जल्दी से खिचड़ी बना ली तो क्या गलत किया। आप बताइए, कौन सा 56 भोग बनाया है मैंने, सिर्फ हल्की सी खिचड़ी खाई है, वो भी दवा खाने के लिए। इसमें कौन सा राजमहल ढह गया। और अम्मा जी तो खर्राटे मारकर सो रही थी, तो क्या मैं 12 बजे तक उनके लिए भूखे प्यासे बैठी रहूं। नीलम जी तेज आवाज में ताना मारते हुए बोली, तू तो जैसे रोज शाही खाना बनाती है और बहाने तो ऐसे बना रही है जैसे हम तुम्हें खाना ही नहीं देते। एक तो बिना पूछे बिना नहाए किचन में घुस गई, ऊपर से हक भी जमा रही हो। करण बीच में आते हुए बोला, बस करो आप दोनों, एक ने खिचड़ी पकाई, दूसरी ने जंग छेड़ दी। पहले तो बड़ी धर्म कर्म वाली बहू बनती फिरती थी, सारे बात मानती थी, अब अचानक कौन सा तेवर बदल गया। करण की माँ नीलम जी भड़कते हुए बोली। करण ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, मम्मी उसे बीपी की दिक्कत है, डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि खाली पेट नहीं रहना, और जब से उठती है तब से रसोई में पसीना बहा रही होती है। तो क्या हुआ जो 1-2 दिन बिना नहाए धोए नाश्ता बना लिया, इंसान ही तो है। अरे वाह, अब तू भी उसी की तरफदारी करने लगा। ये वही करण है ना जो पहले मुझसे पूछे बिना तक पानी नहीं पीता था। नीलम जी की आंखों में शक की चिंगारी थी। लगता है जब हम घर पर नहीं थे तभी बहू ने पढ़ा लिखा कर तेरे कान भर दिए होंगे। कभी भी बहू ने घर के रीति रिवाजों को से कोताही नहीं पड़ती है, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि नियम कायदे हवा में उड़ाए जा रहे हैं। क्या सच में हाथ पैर काम करना बंद हो गए हैं जो नियम तोड़े जा रहे हैं। नीलम जी तमतमाते हुए बोली, माँ आप तो जैसे हर चीज़ भूलना चाहती हैं, लेकिन मुझे सब याद है। पिछले महीने जब आप लोग यहाँ से गए थे तब रूपाली किस हाल में थी, वो मंजर आज भी आंखों में बसा हुआ है। मैं चाहूँ भी तो वो तकलीफ़ नहीं भूल सकता। करण का गला थोड़ा रूंध गया, पर उसने बात पूरी की। अब मुझे भी समझ में आ गया है कि मुश्किल वक्त में कौन हमारे साथ खड़ा होगा और कौन सिर्फ ताने मारने आएगा। फिर वो गुस्से से मुड़ा और बोला, नाश्ता तैयार है, खाना है तो बैठिए, नहीं तो खुद बना लीजिए माँ, लेकिन प्लीज़ हमें थोड़ी सी सुकून भरी ज़िंदगी जीने दीजिए। करण के लहजे में ऐसी चुभन थी कि मम्मी पापा दोनों एक पल को सन रह गए। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा, बस एक दूसरे की शक्ल ताकते रह गए। तभी अम्मा जी की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई, अरे ओ नीलम बहू, आज कुछ पेट में जाएगा भी या बस घर में जंग का ऐलान ही होता रहेगा। भूख के मारे तो अब तो पेट में चूहे नहीं पूरी बारात दौड़ रही है। अब ज़्यादा बहस मत करो, झटपट जाकर नहा धोकर आओ और शुद्ध सात्विक रसोई में मेरा खाना बनाओ। कोई ये ना कहे कि सास को बहू ने भूखा रख छोड़ा। हे राम, क्या ज़माना आ गया है। नीलम जी तो गुस्से से भरी ऐसे रसोई में घुसी जैसे कोई तूफान अंदर घुस गया हो। बिना कुछ बोले पहले अम्मा जी और अपने लिए शुद्ध सात्विक खाना तैयार किया, फिर सब के लिए थाल लगा दिया, क्योंकि बहू मैडम तो अभी तक नहा धोकर रसोई में कदम भी नहीं रख पाई थी। रूपाली सब कुछ सुनकर अनसुना कर अपने कमरे में चली गई। हर एक ताना, हर एक तंज उसके कानों में गरम सलाख की तरह चुभ रहा था। उसकी आंखों के सामने फिर से वो दिन घूम गया जब पिछले महीने उसकी तबीयत बुरी तरह से बिगड़ गई थी। 3 दिन से बुखार, जॉन्डिस
और कमजोरी से जूझती हुई भी वो रसोई में लगी रही, जैसे उसकी सेहत की कोई अहमियत ही ना हो। लेकिन नीलम जी और उनके पति आलोक जी को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। न किसी ने पूछा, न किसी ने पानी तक उसे थमाया। उस दिन की सुबह उसे अब भी याद थी, जब कमजोरी से कांपते हाथों से उसने दवाई लेने के लिए बिस्किट का पैकेट उठाया ही था कि नीलम जी आ धमकी, आंखें तरेरी और गरज पड़ी, अरे बहू, बिना नहाए मुंह लगाकर कुछ खा रही हो? पहले नहा धोकर रसोई संभालो, उसके बाद दवाई ववाई लेना। करण ने कुछ बोलने की कोशिश की थी, पर रूपाली ने उसे रोक दिया था। छोटी छोटी बातों पर घर में कलह मत बढ़ाओ। लेकिन उस दिन तो उसकी तबीयत हद से ज़्यादा खराब थी। बिस्तर से उठना तक मुमकिन नहीं हो रहा था। दोपहर का 1 बजने को आया था और रसोई से किसी ने झांक कर भी नहीं देखा कि बहू बिस्तर पर पड़ी है, भूखी है या जिंदा भी है या नहीं। पेट में भूख से आग लगी थी और शरीर जैसे लोहे की तरह जड़ हो गया था। उसकी 9 साल की बेटी गुड़िया स्कूल गई थी। सुबह करण ने ऑफिस निकलने से पहले दूध, ब्रेड, फल थमा दिया था और जाते जाते अपनी माँ से कह गया था, आप लोग अपने लिए दलिया बनाकर रूपाली को भी खाने को दे देना, मैं ऑफिस के कैंटीन में खा लूँगा। रूपाली ने खुद जैसे तैसे ब्रेड के टुकड़े निगले, दवाई खाकर बिस्तर पर पड़ी रही। नीलम जी बोली, बेटा, जब रूपाली की तबीयत इतनी बिगड़ी हुई है तो उसे उसके मायके छोड़ दो, उसकी माँ देखभाल कर लेगी। यहाँ कौन है जो दिन रात उसकी सेवा करेगा? मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से हाथ पैर चला पाती हूँ। यह सुनकर करण का चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में आग सी जल उठी। वो फट पड़ा, क्या कह रही हो मम्मी? जब रूपाली पूरे घर के लिए एक पैर पर खड़ी रहती है, हर दर्द छुपाकर आपके पापा की और हमारे घर की सेवा में लगी रहती है, तब वो अपनी बहू लगती है। और आज जब वो बीमार पड़ी है तो आप कह रही हैं मायके भेज दो। क्या उसे बोझ समझ लिया है आपने? और मम्मी, आप जानती हैं उसके मायके का हाल, वहाँ उसकी माँ की कोई चलती नहीं। भाई भाभी जैसे ताना देते हैं, जैसे रूपाली उन पर एहसान कर रही हो वहाँ रहकर। उसकी तबीयत वहाँ और ख़राब हो जाएगी। करण ने कांपती आवाज़ में कहा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मम्मी। जब तक बहू काम करती है सब ठीक, और जब वही बहू बीमार पड़ी तो उसे बोझ समझ मायके भेजने की बात कर रही हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसकी सेवा करने की। गुस्से से उसने अपना बैग उठाया, दरवाज़ा खोला और जाते जाते तीखे लहजे में बोला, मैं हूँ ना उसका पति, उसकी देखभाल मैं करूँगा और किसी की ज़रूरत नहीं है। यह कहते हुए वो तेज कदमों से ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन ये क्या, करण के ऑफिस जाते ही नीलम जी और आलोक जी ने जैसे घर से नाता ही तोड़ लिया। चुपचाप अपना सामान समेटा और छोटे बेटे के घर निकल लिए। ये तक नहीं देखा कि पीछे कौन देखभाल करेगा, कौन संभालेगा ये घर। घड़ी की सुई दोपहर के 3 बजा चुकी थी। स्कूल से लौटते ही गुड़िया भूख से बेहाल हो गई। उसका मासूम चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में बस एक ही सवाल, कुछ खाने को मिलेगा। वो बेचारी स्कूल बैग एक तरफ फेंकते ही रसोई की तरफ दौड़ी, जैसे रसोई में 56 भोग बना हो, पर खाली बर्तनों ने उसका स्वागत किया। बर्तनों की आवाज़ से रूपाली की नींद टूट गई। वो अभी तक बुखार में तप रही थी। आंखें खोली और कमज़ोर आवाज़ में पूछा, क्या हुआ गुड़िया, कुछ चाहिए क्या? गुड़िया आंखों में आंसू लिए मम्मा के पास आ गई। बोली, मम्मा, घर में कोई नहीं है, दादी कहाँ है, दादू कहाँ गए? और किचन में कुछ भी खाने को नहीं है, बहुत तेज भूख लगी है। फिर रूंधे गले से बोली, मम्मा, एक ब्रेड का सैंडविच खाकर पूरा दिन कैसे निकालूं? रूपाली ने आंखें बंद कर ली। न खुद का दर्द सहन हो रहा था, न बच्ची की भूख।
उस पल उसे बस इतना लगा, माँ चाहे जितना भी बीमार हो, बच्चा भूखा हो तो दिल सबसे पहले रोता है। रूपाली की आंखें भर आई, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पलकों में ही छिपा लिया। हल्की मुस्कान के साथ भर्राए गले से बोली, इधर आओ बेटी, मेरे पास। गुड़िया माँ के पास आ गई। रूपाली ने उसे अपने सीने से लगाया, उसका माथा चूमा और प्यार से बोली, खिचड़ी खाओगी? गुड़िया ने तुरंत आंखें चमकाते हुए कहा, मम्मा, अभी तो इतनी जोर से भूख लगी है कि कुछ भी खा लूँगी। रूपाली हल्की सी हंसी, फिर बोली, अच्छा बेटा, मैं बताती जाऊँगी, तुम बना लोगी? हाँ मम्मा, क्यों नहीं। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। फिर जैसे तैसे रूपाली ने खुद को उठाया, गुड़िया का नन्हा हाथ थामा और धीमे धीमे चलकर रसोई तक पहुंची। दीवार से टेक लेकर खड़ी हो गई। तभी गुड़िया हॉल से कुर्सी घसीट कर लाई और माँ को उस पर बैठा दिया। अब एक अनोखा दृश्य था। माँ बोल रही थी, बेटी कर रही थी गैस जलाना, चावल दाल धोना, पानी नापना, कुकर चढ़ाना और बीच बीच में गुड़िया का मुस्कुराते हुए पूछना, ऐसे ठीक है ना मम्मा? कभी चम्मच गिरा, कभी पानी छलका, पर उस रसोई में पहली बार मेहनत से ज़्यादा मोहब्बत पकी थी। 1 घंटे बाद बिना सब्जियों वाली लेकिन माँ बेटी के प्यार से भरी खिचड़ी तैयार हो चुकी थी। पूरा किचन अस्त व्यस्त हो गया था। फिर गुड़िया ने दोनों के लिए थालियां सजाई। पहले माँ को सहारा देकर कमरे तक पहुँचाया, फिर दोनों थालियां लेकर वहीं माँ के पास बैठ गई। जैसे ही गुड़िया ने पहला निवाला खाया, फिर बोला, वाह माँ, इससे टेस्टी खिचड़ी तो कोई 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलती। रूपाली की आंखें भर आई, दर्द से नहीं बल्कि बेटी की ममता और अपनी परवरिश की जिद से। उसने कांपते हाथों से गुड़िया का सिर सहलाया और बोली, बेटा, आज तूने माँ को सच्चा सुकून दे दिया। गुड़िया बोली, माँ, आप तो दादी दादू के लिए सब कुछ करती हो ना, फिर वो आपको ऐसे बीमार हाल में अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? रूपाली की आंखें भर आई, पर उसने चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया ताकि उसकी नमी गुड़िया न देख पाए। खुद को संभालते हुए वो धीमी आवाज़ में बोली, छोड़ न बेटा, शायद उन्हें ज़्यादा ज़रूरत अब चाचा चाची की लगता है वहीं चले गए होंगे। गुड़िया फिर बोली, पर माँ, आपने तो कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। जब दादी की कमर में भयंकर दर्द था, तब आप ही तो दिन रात उनकी कमर में मालिश करती थी, और जब दादू को खांसी थी तो आपने ही भाप दी थी। फिर अब जब आपको ज़रूरत है तो रूपाली ने धीरे से गुड़िया को अपनी गोद में खींच लिया। उसके बालों में हाथ फिराते हुए बोली, बेटा, रिश्ते हमेशा उतने ही गहरे होते हैं जितनी उनकी ज़रूरत हो। हम तो निभाते रह जाते हैं, पर कुछ लोग साथ सिर्फ तब तक देते हैं जब तक उन्हें हमारी सेवा चाहिए होती है। खैर, ऑफिस से लौटते ही करण ने देर नहीं की। वो अपनी बीमार पत्नी रूपाली को सीधे डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप हुआ, दवा दिलाई और डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी, बीपी लो है, कमजोरी बहुत है, जॉन्डिस की शिकायत है, समय पर खाना, भरपूर आराम और तनाव से दूर रहना जरूरी है। करण ने एक एक बात दिल पर ले ली। अगले कुछ दिन उसने जैसे घर की कमान ही अपने हाथ में ले ली। रूपाली को दवा समय पर देना, हल्का फुल्का परहेज वाला खाना बनाया और यहाँ तक कि बच्चे की पढ़ाई तक में हाथ बटाया। ऑफिस से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली। घर में जो कभी सास ससुर के सहारों पर चलता था, वो अब करण की जिम्मेदारी में कुछ दिन बहुत सलीके से चला। रूपाली को भी थोड़ी राहत महसूस होने लगी थी। हालांकि शरीर अब भी थका हुआ था, पर करण का साथ उसकी सबसे बड़ी दवा बन चुका था। इसी बीच रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया। वो त्यौहार जो घरों में मिठास लाता है, लेकिन कभी कभी रिश्तों की असलियत भी दिखा देता है। त्यौहार के दिन ननंद पायल पूरे ठाठ के साथ घर आई। चूड़ियों की छनक, हाथ में थाली और आंखों में वही पुराना अधिकार। रूपाली उस वक्त तक थोड़ी संभल चुकी थी,
पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। चेहरा अब भी हल्का पीला था और थकावट चाल में झलक रही थी। डॉक्टर की बात अब भी गूंज रही थी, खाली पेट नहीं रहना है, बीपी लो है। पायल घर में घुसते ही जोर से आवाज़ लगाने लगी, माँ, ओ माँ, कहाँ हो आप? रूपाली कमरे से बाहर आई और धीमी आवाज़ में बोली, पायल, माँ तो यहाँ नहीं है, देवर जी के घर गई है, 2-3 दिन पहले ही। अच्छा, भाभी, भैया को बुलाओ, मैं राखी बांध देती हूँ। और सुनो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ अच्छा अच्छा बना दो। रूपाली थोड़ी मुस्कुराई और बोली, ठीक है पायल, मैं तुम्हारे लिए पूरी कचौरी और आलू की सब्जी बना देती हूँ। राखी का रस प्यार से निपटा, लेकिन जैसे ही रूपाली कमज़ोर शरीर से रसोई की ओर बढ़ी, करण ने लपक कर उसे रोक लिया। रूपाली, ये क्या? अभी तक पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हो और फिर से किचन में घुस रही हो। वो पायल की ओर मुड़ा। पायल, भाभी बीमार है, डॉक्टर ने सख्त मना किया है, आराम जरूरी है, तुम खुद बना लो कुछ। भाभी को रेस्ट करना है, पायल ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या भैया, मैं यहाँ राखी बांधने आई हूँ या अपने हाथों से खाना बनाने? वैसे भी मुझे अपने हाथ से कुछ पकाना पसंद नहीं है। मैं तो छोटे भाई के घर चली जाती हूँ, वहाँ सब बढ़िया बनेगा। करण अब और नहीं रुका, तो चली जाओ। पायल, यहाँ तो एक हफ्ते से हम खिचड़ी दलिया फल ब्रेड से ही गुजारा कर रहे हैं, भाभी की तबीयत सही नहीं है। रूपाली ने अपनी थकी सी आंखों में उम्मीद लेकर धीरे से कहा, पायल, जब तुम यहाँ आई हो तो 2-4 दिन रुक जाओ, मेरी तबीयत जरा संभल जाए, फिर तुम्हारे लिए खुद पकवान बना दूंगी। लेकिन फ़िलहाल मेरे पति और मेरी बच्ची को रूखा सूखा खाकर दिन काटना पड़ रहा है, थोड़ा इस घर को संभाल लो कुछ दिन। पायल ने भौवे सिकुड़ते हुए ओठ चबाते हुए जवाब दिया, नहीं भाभी, मुझसे इतना झंझट वाला किचन विचन का काम नहीं होता। मैं यहाँ आराम करने आती हूँ, सेवा करने नहीं। पकवान खा कर जाने की आदत है, बनाने की नहीं। यह आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। रूपाली का चेहरा थोड़ी देर के बाद सफ़ेद पड़ गया, आंखों में पानी छलक आया, फिर भी मुस्कुराकर बोली, मैंने तो सोचा था बहनें अपने भाई के घर रिश्तों की मिठास लाती हैं। खैर, तुम आराम करो, जैसे यहाँ सब आराम ही कर रहे हैं मेरी बीमारी में। पायल कुछ नहीं बोली, लेकिन चेहरे पर झेप भी थी और अहंकार भी। तभी कमरे के कोने में बैठे करण की मुट्ठी भींच गई। उसने गुस्से को दबाते हुए आंखें बंद की और अपने बेटी की थाली में फिर वही दाल चावल परोसते हुए धीरे से कहा, रिश्ते राखी से नहीं पायल, हालात में साथ खड़े होने से निपटते हैं, और इस घर में आजकल साथ खड़े होने वाले कम हैं, देखने वाले तमाशा ज़्यादा हैं। ठीक है भैया, जब सेवा ही नहीं करनी तो क्यों बुलाया मुझे राखी पर? करण ने ठंडी लेकिन सीधी आवाज़ में जवाब दिया, क्योंकि राखी भाई बहन के रिश्ते की पहचान होती है, नौकरानी की नहीं। पायल गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से निकल गई, सीधे अपने छोटे भाई के घर पहुँची, जहाँ पहले से ही उसके मम्मी पापा यानी नीलम जी और आलोक जी डेरा जमाए बैठे थे। क्योंकि यहाँ की बड़ी बहू बीमार थी, तो उन्हें वहाँ की सेवा ज़्यादा सस्ती लग रही थी। करीब 10-15 दिन बाद जब रूपाली बीमारी से उबर चुकी, बहू के घर में अब चाय पानी मिलने की उम्मीद बनने लगी, तो नीलम जी और आलोक जी लौट आए। लेकिन दूसरे दिन पहुंची गांव से दादी अम्मा, वो दादी जो बिना नहाए ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगाती थी और बिना भोग के खुद कुछ भी नहीं खाती थी। घर में कदम रखते ही जैसे तूफान घुस आया हो, तानों, गालियों और नियम धर्म की गूंज हर कोने में फैल गई। नीलम जी जानती थी अपनी सास को, और खुद भी कभी बिना नहाए अपनी बहू के हाथ का पानी तक नहीं पीती थी। लेकिन अब रूपाली बदल चुकी थी। उसने आंखों में एक नई दृढ़ता के साथ तय कर लिया था, जो लोग मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़कर चले गए,
उनके लिए मैं अब अपने शरीर और मन को कष्ट नहीं दूंगी। अब वो बिना नहाए सबसे पहले दवाई से पहले पेट भरने के लिए कुछ खा लेती थी। डॉक्टर की बात पूरी तरह से मानती थी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उसे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि अब रूपाली बहू से पहले एक इंसान थी, एक पत्नी, एक माँ, जिसने अपने पति और बच्चों के लिए जीना सीख लिया था। अब उसके जीवन में तानों का असर नहीं था, बल्कि खुददारी और आत्मसम्मान की बुनियाद थी। नीलम जी ने बहू से पूछा, नहाई नहीं हो क्या? रूपाली ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं। और पहले खा भी लिया? हाँ माँ जी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है भूखा रहना अब जानलेवा हो सकता है। ठाकुर जी को मेरा हाल मालूम है, उन्हें मेरी पूजा नहीं, मेरी सेहत की ज़रूरत है। नीलम जी रोज़ घर में अपने हाथों से दादी अम्मा यानी अपनी सास के लिए खाना बनाती और अपने पति आलोक जी का खाना खुद बना रही थी। बहू के लिए हाथ न हिलाने वाली सास अब अपनी सास के आगे रोज़ सर झुकाए खड़ी थी। रूपाली सब देख रही थी पर चुप थी। अब उसे सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी, वक्त ही उसका सबसे बड़ा वकील बन गया था। रूपाली सास ससुर और अम्मा जी का नाश्ता नहीं बनाती थी, क्योंकि वह बिना नहाए नाश्ता बना लेती थी। कुछ दिन बाद अम्मा जी अपने गांव चली गई। फिर करीब एक हफ्ते बाद दरवाजे पर घंटी बजी। पायल फुट फुट कर रोते हुए अंदर पहुंची, बिखरे बाल, कांपता शरीर और आंखों में बहता दर्द। नीलम जी अपनी फूल सी बेटी को ऐसी हालत में देखकर घबरा गई। क्या हुआ? तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है? माँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सांस फूलती है, चक्कर आते हैं। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है। नीलम जी घबरा गई। क्या हुआ बेटी, तू मायके पर क्यों चली आई? पायल से सकते हुए बोली, माँ, मैंने बिना नहाए सुबह सुबह खाना बना लिया, क्योंकि खाली पेट दवा नहीं खा सकती थी। पर मेरी सास ने भूचाल मचा दिया। तू घर को अशुद्ध कर रही है। तू कौन सा अनोखा बच्चा पैदा कर रही है? हमने भी बच्चे जने हैं, वो मुझे घर से बाहर निकाल रही हैं। जा मायके जा, जब तक तेरी तबीयत ठीक न हो यहाँ मत आना। यहाँ कौन तुम्हारा सेवा करेगा? ये सुनते ही नीलम जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी जुबान पर जैसे ताले लग गए। कुछ बोलने की कोशिश की पर शब्द नहीं निकले, क्योंकि आज उनकी अपनी बेटी उसी तकलीफ से गुजर रही थी, जिस तकलीफ की उन्होंने कभी अपनी बहू की अनदेखी की थी। और सबसे चुभता हुआ सच ये था, पायल भी बिना नहाए अपने ससुराल में सुबह सुबह भूख से तड़प कर रसोई में घुस जाती थी, ठीक उसी तरह जैसे आजकल तबीयत नासाज होने पर रूपाली करती थी। नीलम जी रसोई की ओर बढ़ी और बोली, बहू, तू तो अपने लिए नाश्ता बना ही रही है, रूपाली के लिए भी कुछ बना दे, उसे दवा लेनी है। रूपाली ने बिना पलक झपकाए तीर छोड़ा, माँ जी, मैं तो नहाई नहीं हूँ और आपके नियम के हिसाब से तो किचन अभी अपवित्र है ना? आप ही पवित्र कर लीजिए। हाथ में गंगा जल ले आइए और घंटी भी बजा दीजिएगा। नीलम जी को जैसे करंट लगा। कुछ बोलती उससे पहले ही रूपाली ने फिर ताना मारा, वैसे भी पायल कौन सा मेरा दुख बांटने आई थी राखी पर? मैंने कहा था 2-4 दिन रुक जाओ, घर संभाल लो, लेकिन महारानी बीमार भाभी को छोड़कर भाग निकली। अब मैं भी किसी के लिए अपनी सेहत से खिलवाड़ नहीं करूँगी। ये उसकी प्रॉब्लम है, वो समझे। उसका चेहरा तना था पर आवाज़ में दम था। करण पास ही खड़ा था, बोला, माँ, आप तो कल फिर छोटे बेटे के पास चली जाएंगी, लेकिन मुझे तो अपनी बीवी और बच्ची के साथ यहीं रहना है। अब हम किसी के दिखावे के लिए नहीं, अपने सच के लिए जिएंगे। नीलम जी एकदम सन्न रह गई। जो बहू अब तक चुपचाप सहती आई थी, आज खुद अपने लिए बोल रही थी, आवाज़ उठा रही थी। उसी पल उन्होंने अपने धर्म का चोला उतारा और अपनी बेटी पायल से कहा, जा बेटी, तू भी
बिना नहाए ही अपना नाश्ता बना ले। पायल बिना एक शब्द बोले सीधे रसोई में घुस गई। वहीं रसोई जहाँ कभी रूपाली के बिना नहाए घुसने पर तूफान मच जाया करता था। रूपाली दूर से खड़ी सब देख रही थी, पर आज उसकी आंखों में जीत नहीं, एक गहरा सन्नाटा था, क्योंकि जिंदगी ने आज वो पाठ पढ़ाया था जो किसी प्रवचन से नहीं बल्कि भोगे हुए सत्य से ही समझ आता है। बस वही दिन था और फिर रूपाली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो उतना ही करती जितना उसका शरीर साथ दे। न नियम का बोझ उठाना है, न धर्म का ढोल पीटना है। दोस्तों, शरीर जब जवाब देने लगे तो आदतों को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।